नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ है तब से लगातार देश भर में प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहे हैं। एक आध जगह की बात करें तो तमाम जगहों पर पीसफुल प्रोटेस्ट ही देखने के लिए मिले हैं और लगातार उन पॉलिटिकल पार्टीज पर जो अपने आप को सेक्युलर कहती हैं उन पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक की लड़ाई लगातार जारी है और अब ये लग रहा है कि मुस्लिम संगठन इस पर पूरे आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। बाकायदा तौर पर इसको लेकर उनका पूरा प्लान सामने आया है कि आखिर किस तरह से, किस स्ट्रेटजी के तहत आगे न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज पर दबाव बनाया जाएगा, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पर सेकुलर पार्टीज की सरकार है और खासतौर पर वो पार्टियां जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मौजूद हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आरएलडी ने बाकायदा तौर पर जयंत चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है अपने घर से और बहुत सारी बातें उन्होंने उसमें कही हैं जिसके बारे में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर तैयारी आर पार की कर ली गई है और एक प्लान सामने निकल कर आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड वक्फ के खिलाफ जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील उनकी तरफ से की गई है। 30 अप्रैल को रात 9 बजे घर दफ्तर की बिजली बंद करने की अपील की गई है देश भर के लोगों से। इसके अलावा 22 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में मौन प्रदर्शन किया जाएगा। 18 अप्रैल तक वक्फ संरक्षण सप्ताह जो है वो देश भर में मनाया जाएगा और इसको लेकर प्रदर्शन किए जाएंगे। लखनऊ, कानपुर समेत 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी, यानी कि तमाम जो बड़े शहर हैं अलग अलग राज्यों के, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो की जाएंगी और राज्य की राजधानियों और बड़े शहरों में गिरफ्तारियां भी दी जाएंगी। ये तमाम जो पूरा का पूरा प्लान है ये सामने निकल कर आ गया है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि वक्फ को लेकर जिस तरह से नीतीश नायडू पर प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है वो भी सामने है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये डर सता रहा है कि ये अगर प्रेशर लगातार इसी तरह से बढ़ता रहा तो आने वाले चुनाव में उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती है। और आरएलडी की भी अगर हम बात करते हैं तो आरएलडी ने भी इसको लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बचते हुए भी नजर आए और अपनी बातों को कहते हुए भी नजर आए, अपने आप को सेक्युलर दिखाते हुए भी नजर आए और कहीं ना कहीं सरकार के साथ भी खड़े हुए वो नजर आए। तो आप इन पार्टियों की मुश्किल समझिए, उनको पता है कि उनके अस्तित्व की लड़ाई है ये, लेकिन उसके बाद भी वो सत्ता के लालच में लालची होकर आप देखिए कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी तरह से खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जिन मुसलमानों ने उनको वोट किया उनके साथ एक तरह से दगा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर एक बार फिर से जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जो डायरेक्टर है तुलसी गबार्ड, उनका जब से एक बयान सामने आया है उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये सीधे सीधे उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है और अब इसको लेकर वो बात सच होती हुई नजर आ रही है जो कांग्रेस, राहुल गांधी, विपक्षी पार्टियां लगातार कहती रही कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और ईवीएम की हैकिंग करके ही लगातार चुनाव और जीते जा रहे हैं और लगातार वोटों की ठगी की जा रही है। और ईवीएम जिस तरह से हैक की जा रही है वो कहीं ना कहीं उसकी पोल खुलती हुई नजर आई, तो उसके साथ साथ वोटर लिस्ट में जिस तरह की धांधली की जा रही है वो सब भी सामने निकल कर आ गया है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मोदी के जो मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके एक तरह से साथी ने ये बात कही है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और कांग्रेस और राहुल गांधी की बातों पर मोहर किसने लगाई है? मोदी के दोस्त ने और उनके बिल्कुल साथी ने, उन्हीं के डिपार्टमेंट में यानी कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं तुलसी गबार्ड। अब इसको लेकर जो ईसीआई है उनकी तरफ से भी सफाई दी गई है। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ईवीएम है उनको हैक नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर इतनी बड़ी बात जब अमेरिका से कही जा रही है, वो भी कोई ऐसे ही कोई नहीं कह रहा है बल्कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर कह रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन को सामने आकर इस पर अपनी बात को रखना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को भी इस पर कोई बात कहनी चाहिए थी, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को इस पर अपनी बात कहनी चाहिए थी, लेकिन सब मौन है क्योंकि देश को सांप्रदायिक आग में फेंक कर वो तमाशा देख रहे हैं और उसकी सत्ता की रोटियां जो है वो सेक रहे हैं। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें क्या कुछ कहा गया है रणदीप सुरजेवाला की तरफ से। सुनिए आप जरा। अमेरिका की
डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने भी अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर से जाहिर की हैं, वो ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड जी ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, ईवीएम की जो मशीन है ये सारी हैकेबल हैं, यानी इन्हें हैक किया जा सकता है। दूसरा, ईवीएम मशीन्स पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये उनकी रिसर्च ने और उनकी एजेंसीज ने अमेरिका की पाया है। और तीसरा, ईवीएम में डाला गया वोट कभी भी बदला जा सकता है बजाय उसके जिसके हक में दिया गया हो। हमारा ये कहना है कि ये तथ्य तुलसी गबार्ड जी द्वारा सार्वजनिक पटल पर रखे जाने के बावजूद अब 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुप क्यों हैं? दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी, एनडीए की सरकार और बीजेपी पूरी तरह से चुप्पी क्यों साधे है? तीसरा सवाल है, सोर्सेस के द्वारा इलेक्शन कमीशन प्लांट करके ये कह रहा है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, सामने आकर सीईसी ये बात क्यों नहीं कहते? चौथा सवाल, अगर ऐसा संशय वो भी अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद बिल्कुल सीधे सीधे साक्ष्यों के आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रस्तुत किया गया है, तो क्या भारत सरकार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं कि वो सारे साक्ष्य और तथ्य, वो सारे सबूत और जांच जो अमेरिका की सरकार ने जुटाए हैं उन सबको वो इकट्ठा करते और हमारी ईवीएम से उन सारे साक्ष्य की जांच करते और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते कि हमारी ईवीएम गलत है या ठीक? और पांचवी बात, अब ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट को क्या इसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है और अगर ये सही है तो निष्पक्ष चुनाव जो है वो प्रजातंत्र का और संविधान का मूल आधार है। तो आपने यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला को आपने सुन लिया। आधे घंटे की तकरीबन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कई महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है कि सुबह मोटो क्या उन्हें नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये बात लोकतंत्र की है और लोकतंत्र किस तरह से बनता है कि जब जनता खुद जो सरकारों को चुनती है और अगर सामने ये संशय पैदा हो जाए कि वो जिनके लिए वोट कर रहे हैं उनको वोट ना मिलकर बल्कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट जो है वो सारे मिल रहे हैं या ज्यादातर मिल रहे हैं और वो ऐसे में जनता की वोटों की ठगी कर वो सरकार बनाने में कामयाब हो रही है, तो आप ये सोचिए कि लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई और नहीं हो सकती है। एक तरफ ईवीएम के जरिए धांधली, दूसरी तरफ वोटर लिस्ट में जिस तरह की धांधली की जा रही है, वोटर्स की संख्या जिस तरह से बढ़ाई जा रही है और एक के बाद एक आप ये देखिए कि लगातार चुनाव जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है और जो इलेक्शन कमीशन है वो आप देखिए विपक्ष लगातार इल्जाम लगाता रहा है, कहता रहा है सबूतों के साथ कि वो पपेट की तरह काम करता हुआ नजर आता है। जिस ईवीएम को लेकर उनको सामने आकर तथ्यों के साथ उनको बात कहनी चाहिए थी, वो एक तरह से एक कह सकते हैं कि ऐसे ही सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी बात यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला ने कही है। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कई अहम मुद्दों पर उनकी अपनी पकड़ है। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सुनीलम भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत में डॉक्टर सुनीलम आपसे करना चाहूंगी,
फिलहाल वक्फ से लेकर और ईवीएम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण इशू हैं। वक्फ इसलिए इशू है क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश भर में इसके जरिए किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर से एक एजेंडा मिल गया है, उसके जरिए नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां प्रोटेस्ट तक करने की इजाजत नहीं है। वहीं आज हम ये देख रहे हैं कि आगरा में कैसे करनी सेना हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर उनके कार्यकर्ता या उनसे जुड़े हुए लोग जो हैं हाथों में नंगी तलवारें लेकर वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी पता चला है कि करनी सेना की रैली में जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी वहां पर पहुंचे हैं। ये कहा गया था कि सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन वो साफ नजर आ रहा है कितना सख्ती से निपटा जा रहा है। तो ये भी दिख रहा है कि एक देश लेकिन दो अलग अलग कानून हैं अलग अलग धर्मों से जुड़े लोगों के लिए। लेकिन वक्त पे जो मुसलमानों की पूरी स्ट्रैटेजी जो सामने निकल कर आई है उसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है इससे कोई असर पड़ेगा सरकार के ऊपर या उन पार्टीज के ऊपर जो खास तौर पर सेकुलर अपने आप को कहती हैं? जी, बहुत शुक्रिया बुशरा जी। असल में करनी सेना जो कुछ काम कर रही है वो गैर कानूनी है। हथियार हाथ में लेकर के घूमना जो अधिकारी इसे अलाउ कर रहे हैं वो सब इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। मैंने यही एक बयान दिया कि रामजी लाल सुमन जो कि सांसद भी रहे, जो कि कैबिनेट मंत्री भी रहे और काफी पुराने समाजवादी नेता हैं, उनके घर पे हमला जो गुंडों ने किया जाए और उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। तो करनी सेना के लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में हमारे और रामजी लाल सुमन के पुतले जला दिए। अब खैर इससे तो हमें भी वीआईपी स्टेटस मिल गया, तो उसके लिए तो बहुत धन्यवाद है। लेकिन क्या यही रास्ता? दोनों आपने इश्यूज उठाए। मैं ये पूछना चाहता हूं अमित शाह जी से, देश के गृह मंत्री से, कि ईवीएम को लेकर के हम ये मानते हैं जो बात अभी कही गई है उसको हम लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, आज से नहीं कह रहे हैं। मतलब हमें कई साल हो गए ईवीएम हटाओ देश बचाओ आंदोलन चलाते हुए, उसके तथ्य देते हुए, उसके वैज्ञानिक प्रदर्शन करते हुए। अब जब सरकार उसको नहीं सुन रही है और जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल आया जिसका मकसद जैसे किसानों की जमीनों को छीनने के लिए 3 जो है किसान विरोधी कानून आए थे, ऐसे ही मुसलमानों की जमीनों को छीनने के लिए ये बिल लाया गया है। तो करनी सेना जैसा विरोध कर रही है तो अमित शाह जी वैसा ही विरोध करने की इजाजत देंगे क्या पूरे देश के अंदर? ये मैं जानना चाहता हूं उनसे, और देश के प्रधानमंत्री से भी जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्रियों से भी मैं जानना चाहता हूं कि इस तरीके के विरोध की इजाजत दी जाएगी क्या? आपने ये देखा कि किसानों ने 380 दिन तक आंदोलन किया, 750 किसान शहीद हुए, लेकिन कभी हथियार बंद जो है इस तरीके के प्रदर्शन करने का काम नहीं किया गया, ये आपको मालूम है। उसी तरीके से आपको ये भी मालूम है कि सीएएनआरसी का जब विरोध हुआ तो मैं 50 शाहीन बाग के अंदर उस समय मैं गया था, समाजवादी विचार यात्रा मैंने निकाली थी। मैंने देखा था कि बुर्के वाली महिलाएं जो हैं 50,000 1 लाख जो है वो बैठी थी संविधान की कॉपी लेकर के, बाबा साहब की तस्वीर लेकर के और भगत सिंह की तस्वीर लेकर के वो बैठी थी। लेकिन उन्होंने भी, या ये कहा जाए कि मुसलमानों की तरफ से इस तरीके का कोई प्रदर्शन आसाम के अंदर, जहां पर कि इन्होंने पहले 42 लाख निकाले, फिर 19 लाख लोगों को एक तरीके से बाहर निकालने की सरेआम धमकी दी, इसके बाद भी नहीं किया। तो ये जो तरीका है, या तो ये प्रोटेस्ट जो है वो मान्य तरीका बन जाए, करनी सेना जैसे करती है ऐसे इस देश में सबको इजाजत हो जाए। इसका मतलब ये है अगर ऐसा होता है तो देश को गृह युद्ध के अंदर जो है वो फंसाना चाहती है, डालना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग, इससे साफ हो जाता है। मैं मुद्दे के ऊपर ये कहना चाहता हूं कि जो बात अभी मतलब उनके इंटेलिजेंस के चीफ ने, तुलसी गैब्बर्ड ने कही है,
उनके बारे में कहना चाहता हूं कि ये वाली बात तो लगातार भारत के अंदर इंडिया गठबंधन लगातार कह रहा है, हम लोग लगातार कह रहे हैं, लेकिन जब उनका मित्र कहते हैं और उनकी सरकार की जो बहुत बड़ी फंक्शनरी हैं जब उनके द्वारा कहा जाता है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले भी ये बात कही जा चुकी है। एलन मस्क जो कि इस समय असल में अमेरिका चला रहे हैं, जैसे कि अडानी इस समय देश को जो है चला रहे हैं, मोदी जी हैं प्रधानमंत्री हैं, उसी तरीके से एलन मस्क चला रहे हैं अमेरिका को। तो वो तो पहले ही कह चुके हैं कि ईवीएम के अंदर जो बात अभी कही गई है उसको उन्होंने पहले ही दोहराने का काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जब चुनाव जीते और उसके बाद में ट्रंप जी, गए थे, अपनी होम स्टेट के अंदर गए थे, तो उनसे जब पूछा गया कि भाई चुनाव कैसे जीत गए, तो उन्होंने कहा कि दीज कंप्यूटर बॉयज इन्होंने दे फैसिलिटेटेड माय विन। मतलब उन्होंने साफ साफ जो है ये बात कहा था कि मेरे को किस तरीके से मैनिपुलेशन से जिताया गया। ये वाली बात उन्होंने खुद ही अपने जो है, और वहां पे एलन मस्क खुद ही थे वहां पर। तो मेरा कहना यह है कि ये मसला ईवीएम वाला अब संशय का हो गया है। और जिस तरीके से खुद उन्होंने ट्रंप साहब ने जिस तरीके से कहा है कि अब सब चुनाव जो है उनके बैलेट से होंगे, और जिस तरीके से एलन मस्क से लेकर के उनकी इंटेलिजेंस की चीफ सामने आई है, मुझे लगता है कि जी, अब भारत सरकार भी कुछ समय के अंदर इस इशू के ऊपर हथियार डाल देगी। ये सही मौका है जब इंडिया गठबंधन के लोग ईवीएम के सवाल को लेकर अपने संघर्ष को तेज करें। एक और बात बस केवल कहना चाहता हूं, जी, वक्फ जी, बोर्ड को बिल्कुल। लेके कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरीके का ऐलान किया है, मुझे लगता है कि देश के अंदर यही सबसे अच्छा तरीका है कि भाई अपने घर की बिजली बंद हम कर देंगे। आप इससे बेहतर क्या प्रोटेस्ट हो सकता है? आप घर के अंदर आकर तो प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर आप मुकदमा लिखने का काम जो है वो नहीं कर सकते हो। और ये है कि इस देश के अंदर जब मोदी जी जो है वो कोरोना को थाली बजा करके जब भगाने का काम कर सकते हैं, तो ऐसा कोई भी कार्रवाई जो है वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी अपने तरीके से कर सकते हैं। मैंने इस बात को पहले ही कहा था। असल में जो अभी आए हैं कॉल, ये कॉल पहले आने जी, चाहिए थे। जब इस बिल हुँ, को प्रस्तुत किया गया था, उसके पहले अगर इस तरीके के प्रोटेस्ट पूरे देश में अब जो करने का निर्णय हुआ है वो जो है अगर हो जाते, तो मुझे लगता है कि शायद बिल को लाने की और पास करने की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन हमें ये भी मालूम जी, है कि लोग जो है वो टकराने से डरते हैं। लोगों को लगता है कि स्टेट का जो रिप्रेशन है, इस समय देश के अंदर सबसे बड़ी रिप्रेशन करने वाली जो एजेंसी है वो स्टेट जी, है। और स्टेट का रिप्रेशन हुँ, जो है उसकी पराकाष्ठा ये है कि उमर खालिद से लेकर गुलफिशा से लेकर और सुरेन गडलिंग से लेकर तमाम सारे जो लोग हैं वो जेल के अंदर पड़े हुए हैं, 5-5 साल से जेल के अंदर पड़े हैं। तो लोगों के अंदर एक भय तो रहता ही है, इसलिए लोग इस टकराव को टालना चाहते हैं। लेकिन जब जिसे कहते हैं कि मरता क्या नहीं करता, जब ये वाली बात आ जाएगी कि हम लोगों की छोटी-छोटी दुकानें वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर हैं, वो भी खत्म हथिया ली जाएंगी और उसको प्रॉपर्टी को कॉर्पोरेट को दे दिया जाएगा, वहां पर मॉल बनेगा जहां पे हमारी कोई दखल नहीं होगी, तो लोग अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम करने ही वाले हैं। और उनका जो घोषणा जी। है मैं तो उसका वेलकम करता हूं। और जरूर मुझे लगता है कि देश के जो प्रगतिशील ताकतों के जो संगठन हैं वो इसके अंदर उनके साथ में खड़े होने का काम जरूर करेंगे। जी। बिल्कुल। और एक जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि जो तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सब लोगों से आह्वान कर रही हैं कि उनके साथ आकर वो खड़े हों, इस पर अपनी वो आवाज़ उठाएँ। आखिर जब इसको लेकर पूरा मंसूबा तैयार हो रहा था, जब जेपीसी का भी गठन कर दिया था, जब आपको ये पता है कि सरकार के पास वो नंबर मौजूद हैं कि वो बिल को पास करा सकते हैं, तो इससे पहले प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए गए? अब क्या उनको वाक़ई में नीतीश नायडू और जयंत चौधरी और चिराग पासवान से उनको इतनी उम्मीदें थी कि जो सत्ता के लालच में
आकर वो जब भारतीय जनता पार्टी का साथ दे सकते हैं, जब एक ऐसी पार्टी का वो साथ देकर वहां सत्ता हथिया सकते हैं और वहां उसकी मलाई खा सकते हैं, तो क्या मुसलमानों का इशू वाकई में उनके लिए इतना बड़ा है कि वो वक्फ अमेंडमेंट पर उनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आते? आखिर इतनी उम्मीद क्यों बांध रखी थी? क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई वजह नहीं दिखती है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही जो लगातार बेदार कर रही थी, लोगों को बता रही थी इस सब के बारे में, वो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रोटेस्ट का आगाज क्यों नहीं किया? आगाज तब हुआ जब बिल पास हो गया, पार्लियामेंट में पेश हो गया, उसके बाद, और अब तो कानून बन गया है, यानी कि लड़ाई अब बेहद लंबी चलने वाली है। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई होगी। देखना यह है कि मई में सीजय खन्ना रिटायर हो रहे हैं। 6 महीने का तकरीबन उनका पूरा कार्यकाल रहा है। क्या जाते जाते वो कुछ करते हुए जाएंगे, या फिर जाते जाते वो सीजय चंद्रचूड़ जैसे फैसले देके जाएंगे जो ना इधर हो ना उधर हो? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अमरीश जी, ये जो दो तरह के हिंदुस्तान हमें नजर आ रहे हैं, एक जहां हमें करनी सेना हाथों में तलवार लेकर वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि राणा सांगा को लेकर कुछ कह दिया गया था और जो भी उनकी तरफ से कहा गया था, वो अलग बात है कि इतिहास में फिर जाने की जरूरत होगी, और उसको लेकर बाकायदा तौर पर आपने मेरे साथ कार्यक्रम भी किया था जिस पर आपने पूरी बात अपनी रखी थी उसमें। वो और दूसरी तरफ मुसलमानों को उनकी छतों तक पर भी नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, काली पट्टी बांधकर आप अपना शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं। वो तमाम चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन वक्फ को लेकर जो पूरा एजेंडा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का सामने आया है, उसे आप कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल ईवीएम को लेकर, कि अगर अमेरिकी सरकार ये कहे कि ईवीएम जो है, जिसको आप सुपर पावर कहते हैं, जो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे एडवांस है, कि इसको हैक किया जा सकता है, बाकायदा तौर पर वो कहें कि इसकी जांच कराई जानी चाहिए, इसके सबूत हैं, तो कैसे इसको देखा जाए? दोनों चीजों पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, सबसे पहले मैं वक्फ पे आता हूँ। देखिए, वक्फ का जो मुद्दा है वो एक लंबे समय से चल रहा था, और ये सही बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी को ये पता था कि ये सरकार एक ना एक दिन आएगी। अब ये 2024 के पहले से चल रहा था, तो 2024 में जो बीजेपी को मैंडेट नहीं मिला, उससे एक लोगों को उम्मीद हुई कि इस तरह का कोई फैसला अभी फिलहाल सरकार नहीं लेगी, लेकिन सरकार ने लिया। और उसमें जरूर ये एक पहलू है कि कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन थी जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी से, जिसकी वजह से पहले प्रोटेस्ट नहीं हुए। लेकिन देखिए, बात यहाँ पर यह है कि कृषि कानून के भी तो प्रोटेस्ट तभी हुए जब वो कानून बन गया, और कानून उसके बाद उसको बकायदा गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन देके हटाना पड़ा। हालांकि लंबा आंदोलन चला। ये एनआरसी भी देखिए अल्टीमेटली तो पास हो गया था पार्लियामेंट से, और उसको लेके जो आंदोलन चला उसमें अब ठंडे बस्ते में उसको डाल दिया गया है। एनआरसी को, स्पेशली सीए को भी कहाँ लागू किया गया, मतलब कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कहीं हमको उसका, थोड़े बहुत लोगों को सिटीजनशिप जरूर दी गई है, लेकिन कोई ऐसा सिग्निफिकेंट उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो ऐसा नहीं दिखता। एनआरसी में भी यही बात है। तो देखिए, अभी तो ये इस देश का एक मूड है, या इसको जो भी कह लीजिए, कि वो जब कोई चीज सामने आ जाती है उसके बाद ही लोग रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो वक्फ जो बिल है, देखिए हिंदुओं का, अगर इसमें देखिए कम्युनल पोलराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि और कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा। बाकी सारी चीजें हो सकती थी बिना नया बिल लाए। आपको गवर्नमेंट ओवरसाइट इंक्रीज करनी थी, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरसाइट इंक्रीज करनी थी, वो आप वैसे भी कर सकते थे। ये तो सीधे सीधे नॉन मुस्लिम्स को उस बोर्ड में बैठा के और फिर मनमाना, मतलब मनमानी करना, चाहे कॉर्पोरेट बॉडीज को दे देना, चाहे चाहे किसी को दे देना, उस तरह की पूरी प्लानिंग इसमें दिखाई पड़ रही। अब इसमें लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब जो हिंदू है, हिंदू जो माइंडसेट है, उसमें एक अगर उग्र तबके को छोड़ दिया जाए, तो उसमें जो एक जो आमतौर पे हिंदू है, जो बीजेपी को भी कभी कभी वोट करता है, और उसके अंदर वो चीज नहीं पैदा हुई वक्त को लेके। मैं देख रहा था, क्योंकि मैं ग्राउंड पे अभी गया था उत्तर प्रदेश में, वो चीजें नहीं दिखाई पड़ी हैं कि उसको लेके कोई जरा सा भी एंथुजियाज्म है। बल्कि उसमें सीधे सीधे ये बात है कि भाई वक्फ को इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है, वक्फ को लेके हमारी डेली लाइफ को वक्फ इन्फ्रिंज नहीं करता है उस तरह से। दूसरी बात, उसमें जो अभी सुनीलम जी ने कही, वो वहां पर जो कई वक्त की प्रॉपर्टीज पे जो छोटे दुकानदार हैं और इस तरह के लोग हैं,
उनका भी एक स्टेटमेंट मतलब ऐसे देखने को मिला कि हमारा क्या होगा, और फिर अगर वो दुकानें टूटी और ये हुई तब तो एक हिंदू मुस्लिम एकता की स्थिति बन जाएगी। जैसे बाराबंकी शहर में मैं आपको बताऊं कि कम से कम 2000 एकड़ वक्फ की जमीन है, और उसमें जो है करीब आधा परसेंट जो है, मतलब अबाउट 50% उस पर इंक्रोचमेंट है, या उसमें दुकानें बनी हुई हैं जो वक्फ बोर्ड ने कभी उसमें हटाने की कोशिश नहीं की। अब वहां पर एक सवाल यहाँ पर यह आ जाता है कि अगर वक्फ बोर्ड ने हटाने की कोशिश नहीं की तो क्या सरकार हटाएगी? क्योंकि मैं एक जगह वहां गया था इस तरह की, तो उसमें हमने सर्वे किया तो उसमें 70% उसमें हिंदूज हैं, और उन 70% में मैक्सिमम मोर देन 60% का ये कहना था कि हम लोग अपनी दुकानें खाली नहीं करेंगे, और अगर गवर्नमेंट इस पे करेगी तो हम मुसलमानों के साथ खड़े होकर आंदोलन करेंगे, ये उनके शब्द थे। दूसरी बात जो हमने जी। देखी पिछले प्रोग्राम में आपसे कही थी कि जो चर्च का जो 17 करोड़ एकड़ जो जमीन चर्च के पास है, चर्च इज द लार्जेस्ट लैंड ओनर इन इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट लैंड ओनर, कभी उस पर सवाल नहीं उठाए, और इस सरकार को उस पर कभी घेरा नहीं गया है, जो कि आने वाले दिनों में बड़ा मुद्दा बनेगा। अब हम देखिए जो वक्त जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो प्लान ऑफ एक्शन दिया, ये प्लान ऑफ एक्शन यही है, मुझे तो लग रहा है कि ये पूरी तरह से सही है, और इसमें इसी तरीके के साइलेंट प्रोटेस्ट जो कि उन्होंने 22 अप्रैल को तालकटोरा स्टेडियम में ये साइलेंट प्रोटेस्ट की बात की है, और फिर बिजली बंद कर देने की बात 30 अप्रैल को कही है, और उसके पहले कुछ प्रदर्शन करने की बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की बात कही है, स्पेशली यूपी में। तो अब वहां देखिए कुछ अगर मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, प्रदर्शन भी होंगे तो बहुत माइल्ड होंगे, हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार इट इज नोन फॉर टर्निंग अ माइनर डेमोन्स्ट्रेशन इनटू अ मेजर बैटल, कि वो कुछ ना कुछ वहां ऐसा करते हैं पुलिस के माध्यम से जो करनी सेना के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, और जो यहाँ वो कर सकते हैं, तो वो देखिए वक्त बताएगा। बट अभी ऑन पेपर ये दिखाई पड़ रहा है कि ये एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ जो स्थितियां जा रही हैं, और एनआरसी वाले भी हालात एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि इसमें देखिए एनआरसी के समय तो मतलब बहुत ज्यादा चार्ज एटमोस्फियर था, फिर यहाँ जो है उतना चार्ज एटमोस्फियर नहीं है, एंड आई थिंक मुस्लिम्स हैव द अपर हैंड इन दिस, बिकॉज वो एक अपने इशू पे लड़ रहे हैं, और इस पे उनको सिंपैथी भी मिल रही। तो ये तो देखिए वक्फ बोर्ड की बात हो गई। दूसरी बात जो तुलसी उनकी बात है, आप देखिए अब इस पे देखिए विडंबना देखिए, तुलसी गवाड इज अ हिंदू, एक्चुअली शी इज एन ऑफिशियल हिंदू। एक बार बीजेपी के एक लीडर ने 2 साल पहले कहा था कि शी इज एन ऑफिशियल हिंदू, क्योंकि बहुत बड़ी फेवरेट थी ये राइट विंग की एक सब। और ये अभी लेकिन जब से ये नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनी है, इन्होंने जब से ये कह दिया कि हिलरी क्लिंटन और बैरक और मतलब जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने सीरिया में सिविल वॉर कराने की कोशिश की, उसने आईसिस को खड़ा किया, इस तरह की बात उन्होंने खुल के पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने कह दी, तो वहां पर बीजेपी को प्रॉब्लम होने लगी। अब तुलसी गबार्ड ने साफ साफ आके नेशनल ये इसमें जो ईवीएम्स के ऊपर जो सवाल खड़ा कर दिया है, अब ये देखिए बड़ा सवाल है इसमें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये तो कैलकुलेटर है, दिस इज जस्ट अ कैलकुलेटर, ये जो हमारे ईवीएम है कि अमेरिका में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर स्टैंड अलोन मशीन है, वो तो कैलकुलेटर हैं, कैलकुलेटर में तो अरे भाई कैलकुलेटर हम प्री इंटरनेट एज में यूज करते थे, ऐसा नहीं है कि इस समय सब वो लोग गायब हो गए, उसमें भी मैल फंक्शनिंग होती थी, प्रोग्राम पूरा का पूरा उड़ जाता था, बहुत सारी चीजें उसमें भी मतलब 10 तरह के अमेरिका जो यूएस में प्री इंटरनेट कैलकुलेटर्स थे उनकी तो क्लोनिंग भी होती थी। तो ये जो सारी चीजें हैं, अगर इस बहस को आगे ले जाया जाए तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि वो स्टैंड अलोन मशीन हैं। और आपने एक बार कही दिया, ये मेरे ख्याल से पहली बार इन्होंने कहा कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर ही प्रूफ करके दिखा दिया जाए कि कैलकुलेटर कैन बी टैम्पर्ड विद। हैकिंग की बात क्योंकि इंटरनेट से जुड़ी हुई है तो उसको एक तरफ रखते हैं, दे कैन बी टैम्पर्ड विद इजिली, कैलकुलेटर्स कैन बी टैम्पर्ड विद, वो अपने और उनमें सेल्फ एक वो होता है कि जिसकी वजह से वो उनके प्रोग्राम्स राइट ऑफ हो जाते हैं। अब यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि ईवीएम दो पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाती हैं, वो उनके प्रोग्राम्स लिखती हैं, लेकिन जो आपका
माइक्रोचिप मैन्युफैक्चर होता है वो तो बाहर होता है ना, उसमें तो आपका बाहरी मतलब अभी बीच में हॉलैंड की बात आई थी, जापान की बात आई थी, अब पता नहीं कहाँ ये लोग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किसको दें, तो वो सारी चीजें वहां पर जाती हैं। दूसरी बात ये भी जी। देखिए कि बहुत सारी स्टैंड अलोन जो मशीन हैं उनको फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पेजर्स, देखिए पेजर्स में तो इंटरनेट नहीं लगा था ना। अब पेजर्स जो हैं वो आप सोचिए, अभी बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, छोटे एग्जांपल्स भी बहुत सारे हैं। जब पेजर्स का समय था उस समय पेजर्स में एक एक बड़ा इंसिडेंट दिल्ली में हुआ था 1996 में, जिसमें पेजर्स के माध्यम से कोई दूसरा मैसेज भेजने लगा था और उसकी वजह से बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था और उसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। अब आप देखिए जो हिजबुल्ला पेजेस यूज करता है उसको इजराइल, अब पेजेस में इंटरनेट नहीं है लेकिन उसको इजराइल ने कैसे उसके अंदर उनको, अब उसको हैकिंग कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, उसको इन्फिल्ट्रेट करके उसमें एक मतलब ऐसे बॉम्ब फिट किए थे जो 6-6 साल बाद डेटोनेट। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता है कि स्टैंड अलोन कुछ होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप मान रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नॉन इलेक्ट्रॉनिक है ये, कि एक कोई मतलब जैसे बैलेट पेपर है वो तो कागज होता है, तो वो तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक हुआ। आप मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक है, आप बस ये कह रहे हैं कि उसमें इंटरनेट नहीं है। अगर इंटरनेट नहीं है तो उसके इंटरनेट के अलावा भी बीसों चीजें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को किसी भी तरह से टैंपर किया जा सकता है, इसके पच्चीसों एग्जाम्पल है। तो ये देखिए कोई लॉजिक जी। नहीं है, और अमेरिका के सामने मैं बता रहा हूं इनका एक्सपोजर हो गया है। ये अभी अच्छा है कांग्रेस ने इनिशिएटिव लिया, अब ये आके जवाब दें, अब ये आके उसको जवाब दें और अमेरिका पे अटैक करें अगर हिम्मत है तो। ये एक चैलेंज है जी। जी, बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात है जो माय डियर फ्रेंड हैं डोनाल्ड ट्रंप हमारे नरेंद्र मोदी जी के यानी कि हमारे प्रधानमंत्री के वो लगातार उनकी तरफ से कभी रेसिप्रोकल टैक्स की बात करें या जिस तरह से उनका रवैया नरेंद्र मोदी को लेकर रहा है जब वो अमेरिका गए थे या उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया था, तब से लेकर अब लगातार देखिए ट्रंप जब से दूसरी बार प्रेज़िडेंट बने हैं तब से लगातार सिर्फ़ झटके पे झटके ही दिए जा रहे हैं और वो ईवीएम जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पर आक्रामक होती रही भारतीय जनता पार्टी और ये कहती रही कि भाई जब जब जीतते हैं तब ईवीएम ठीक होती है, हार जाते हैं तो ईवीएम का रोना रोने लगते हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2014 से पहले जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने बाकायदा तौर पे ईवीएम को लेकर किताब लिखी थी, उसमें बताया था कि कैसे वो हैक हो सकती है। तो अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है और तब भी आप ये देखें कि अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी की भी तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है और ईसीआई की तरफ से भी जो कहा जा रहा है वो जाहिर सी बात है सफिशिएंट नहीं है, जिसकी बात रणजीत सुरजेवाला ने कही है। लेकिन सवाल फिर घूम फिर कर सुनीलम जी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर आ जाता है। अभी ये बताया जा रहा है कि 24 तारीख को वक्फ अमेंडमेंट बिल जब से कानून बना है उसके बाद से पहली बार बिहार जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये दौरा महत्वपूर्ण उनका होने जा रहा है और अब वो बहुत फ्रिक्वेंटली बिहार जाएंगे और सब कुछ बिहारी अंदाज में वो करते हुए नजर आएंगे। वैसे वेशभूषा, खाना पीना, बहुत सारी चीजें उनकी बदलती हुई नजर आएंगी जब तक चुनाव है। और जाहिर सी बात उनको लगता है ऐसा करके वो लोग जहां भी चुनाव होते हैं वहां के लोगों का दिल जीत सकते हैं, उन्हें चुनावी फायदा होगा। लेकिन अभी फिलहाल वक्त को लेकर जो स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है, क्या आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले खासतौर पर नीतीश की अगर हम बात करते हैं कि वो किसी भी तरीके से अपने कोई हथियार डालेंगे, क्योंकि वो चाहे हम रमजान में बात करें अफ्तार पार्टी में जाते हैं, ईद मिलन पार्टी का भी वो हिस्सा बनते हैं, उनके जो मुस्लिम नेता है वो रेजिग्नेशन देते हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम नेता जिनके मुखौटे सामने निकल कर आ गए हैं वो साफ तौर पर इसको जस्टिफाई करते हुए भी नजर आते हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरी लड़ाई को आप आगे बढ़ते हुए? कोई उम्मीद आपको नजर आती है? क्या आपको लगता है कि मुसलमान इतने अभी इस स्थिति में है कि वो इन पार्टियों को झुका सके? क्या वो इस स्थिति में है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके फेवर में नतीजा आए और ये कानून जो है रद्द हो? क्या आपको लगता है कि ये असंवैधानिक करार दिया जा सकता है, क्योंकि यही लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जानी है? बुशरा जी, एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि अकेला मुसलमानों का सवाल ये नहीं है। आपने ये देखा है कि ये मामला, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, ये जमीन हथियाने का सवाल है और जमीनें अभी फिगर बताते हैं क्या, कितने करोड़ जो है एकड़ हेक्टेयर जो है वो ईसाइयों के पास में है। फिर खुद
के पास में, उनके मठों के पास में करोड़ों एकड़ जमीन है। तो ये मामला केवल यहाँ पर रुकने वाला नहीं है और इसीलिए ये बहुत व्यापक मुद्दा है और इसके अंदर व्यापक एकजुटता बनने वाली है, क्योंकि लगभग सभी जो अल्पसंख्यक हैं वो इस तरीके से प्रताड़ित हैं और आपने ये पहले भी देखा है कि जो दलित हैं, जो मुस्लिम हैं, जो ईसाई हैं, उनके बीच में सीए एनआरसी के समय भी एक व्यापक एकजुटता ग्राउंड के ऊपर जो है दिखलाई पड़ी थी। मतलब हजारों सम्मेलन उस समय हुए थे। तो अब इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी है और बिहार उससे अछूता रहने वाला नहीं है। अब दिक्कत ये है कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है एक तरीके से हाईजैक करने का काम जो है वो मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। अपने लोगों को वहां पर इतना मजबूत कर दिया है कि अपनी ही पार्टी के अंदर जो है वो नीतीश कुमार बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। लेकिन जो भी नीतीश कुमार के इतिहास को जानता है उन्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि वो एट रैंडम कभी भी एक तरफा फैसला लेने का वो आदी हैं। तो बहुत ज्यादा उसमें गणित लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसलिए मेरा तो कहना ये था, मैं ये तो मतलब करनी सेना वाली जो स्ट्रेटेजी है उसका तो मैं विरोधी हूं, तो वो मैं तो नहीं कहूंगा। लेकिन ये वाली बात आपको याद होगा कि जब सरकार बनाने की बात चल रही थी, सबसे पहले जब मोदी जी अल्पमत में थे और दोनों को मिलाकर ही सरकार बनने वाली थी, तब भी मैंने ये सुझाव दिया था कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों को अनिश्चितकालीन जो है वो घेराव एक तरफ नीतीश कुमार का और दूसरी तरफ जो है नायडू का शुरू कर देना चाहिए और वो इतने दबाव के अंदर उससे आ जाएंगे, इंटरनली ही दबाव के अंदर आ जाएंगे कि फिर आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। अभी ये काम करने के अंदर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। कांग्रेस और लेफ्ट की अपनी एक ताकत है। अगर अभी इस सवाल के अंदर बफ के सवाल के ऊपर वो केवल इसे बहुत लिमिटेड कर दें कि हमें जो है इससे जो समर्थन है नीतीश कुमार का वो हटवाना है और उसी के लिए अगर वो पूरी स्ट्रेटेजी अपनी बनाने का काम करें, तो मुझे लगता है कि बिहार अकेले में इतना दम है और वहां के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और एक्टिविस्ट हैं उनके अंदर इतना दम है कि वो नीतीश को जो है वो बैक फुट पे लाने का काम कर सकते हैं और इस जो है इसका समर्थन से वापस ले सकते हैं। लेकिन इसके आगे की भी बात है। आगे की बात यह है कि कानून बन जाने से लोग समझते हैं कि भाई सब कुछ हो गया, ऐसा होता नहीं है। ये वाली बात हम लोगों ने बार बार देखी है। किसानों के भी 3 कानून बन गए थे और जब उसके बाद में जब पूरा चला तो वो कहाँ चला गया? वो कानून जो है तपस्या में कमी रह गई और वो तीनों कानूनों को वापस लेके आना पड़ा। ये बात अलग है कि अभी फिर से जो है वो राष्ट्रीय जो है वो कृषि बाजार नीति करके, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क करके वो 3 in 1 फिर वापस लेकर के आए हैं, जिससे अब किसान संगठन लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन उस समय तो उसे वापस उन्होंने करा ही लिया था। आपको ये भी याद होगा कि जो है वकीलों वाला एक बिल, जिसके अंदर ये था कि वकील हड़ताल नहीं कर सकेंगे, विदेशी वकील आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस करने का काम करेंगे, तमाम सारे उसके अंदर पेच फंसा दिए गए थे। वकीलों ने उसको जो है एक तरीके से ठंडे बस्ते के अंदर डलवाने का काम कर दिया। आपको मालूम है कि ड्राइवर्स का था, ड्राइवर्स का जो के लिए एक बिल लेके आए थे कि अगर जो है लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 7 साल की सजा होगी। ड्राइवरों ने 1 दिन की हड़ताल की, उसी के अंदर ये सरकार बैकफुट के अंदर चली गई। तो मेरा कहना यह है कि अगर स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ेगा, इसमें इसको जो है किसी भी हालत में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसे मुस्लिम इशू नहीं बनने देना है। अगर ये केवल मुस्लिम इशू बनेगा तो इसके अंदर जो है फिर इससे पोलराइजेशन करने में, बढ़ाने में, जो उनका वोट बैंक है उसे बढ़ाने के अंदर मदद मिलेगी। लेकिन अगर ये मुद्दा जो है पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है, पूरे समाज के ऐसे लोग जो किसी भी अन्याय का विरोध करते हैं या लैंड ग्रैबिंग का विरोध करते हैं या उन्हें लगता है कि आज ये कल हमारी बारी भी आने वाली है, ये अगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि फिर अगर ऐसी व्यापक स्ट्रेटेजी बनती है तो सरकार को जो है पीछे हटना पड़ेगा, इस कानून को जो है वो वापस लेना पड़ेगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ करणी सेना के बारे में। आज इटावा के अंदर जो है पहले मैं एक बात वो अपनी ऐड अखिलेश कर दूं, मैं आप जी जी
मैं ये भी आपसे पूछना चाह रही थी, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहती थी। मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि आपने देखी हो कि एमआरएम की तरफ से वक्फ संशोधन कानून को लेकर 500 सभाएं की जाएंगी और 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी। गांव, कस्बे, शहर, सब जगहों पर डोर टू डोर जाया जाएगा। आरएसएस को ये करने की जरूरत क्या पड़ी है? क्या जो मोदी जी ने कहा उसका असर नहीं हो रहा है? क्या ये वाकई में जो अभी अमरीश जी भी कह रहे थे कि उसका उस तरह से जमीन पर कोई व्यापक असर नहीं है, तो अब ये कवायद भी शुरू करनी पड़ रही है आरएसएस को? देखिए, आरएसएस तो भाजपा को मदद करना चाहता है केवल पोलराइजेशन के अंदर। फिलहाल इस पोलराइजेशन का इस्तेमाल जो है बिहार के चुनाव को जीतने के लिए करना चाहता है। ये वाली बात एकदम साफ है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वक्फ का मसला भले ही वक्फ प्रॉपर्टीज मुस्लिम की प्रॉपर्टीज के साथ में जुड़ा हो, लेकिन ये व्यापक पूरे समाज का मसला है। क्योंकि अभी आप देखिए ना, अभी क्या चल रहा है बिहार के अंदर, क्या चल रहा है, बौद्ध जो टेम्पल है बोध गया में, उसमें क्या चल रहा है? वहां पर यही चल रहा है कि वहां पर भाई हिंदुओं ने कंट्रोल ले रखा है, हमको हमारा कंट्रोल आप वापस दो, यही बात चल रही है ना। और फिर जब उसको लेके भिक्षु जो है वो आंदोलन कर रहे हैं तो उन्हें लठ मार के भगा रहे हैं, उनके ऊपर जो है मुकदमे लगाने का काम किया जा रहा है। तो ये मामला तो सभी जगह पर है ना कि यहाँ पर आप जो आपका वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उन सबको आपको डिस्प्यूट में लाना है, और केवल एक एप्लीकेशन से वो डिस्प्यूट में आ जाएगी। और फिर आपको तो मालूम है कि अगर डिस्प्यूट के अंदर प्रॉपर्टी आ गई और तुरंत ही जो है, जैसा कई जगह पर हुआ, तुरंत ही कलेक्टर आदेश करेगा कि जाकर के जांच करो, और थोड़ी समय के अंदर उसके अंदर जो है निकल आएंगी, सब दूसरी चीजें निकल जाएंगी, और वो प्रॉपर्टी जो 100-200 साल से एक वक्फ की प्रॉपर्टी बनी हुई है, मतलब जिसे कहा जाता है अल्लाह की संपत्ति है, जहां पर धर्मार्थ जी। के काम होते हैं, वो उसको जो है विवादग्रस्त बना देंगे, और जो ही विवादग्रस्त बनाएंगे त्यों ही वो पोलराइजेशन के अंदर मदद करने का काम करेगा। तो इसलिए असल में ये पूरा का पूरा जो मसला है ये समाज के अंदर एनार्की फैलाने का वो काम करेगा। एनार्की फैला करके जो है ये समाज को अस्त व्यस्त करके डर पैदा करना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव ने जो बात कही, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो सब करनी सेना वगैरह के जो लोग हैं, ये लोग कोई सेना वेना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये ट्रूपर्स हैं, जैसे हिटलर अपनी पार्टी के लोगों को पहना देता था, वर्दी पहना देता था, कभी पुलिस की कभी सेना की, अलग अलग करके, और अपने दुश्मनों के ऊपर हमला कराता था। इसी तरीके से ये करनी सेना के लोग, ये सब भाजपा के लोग हैं। और मैं ये कह सकता हूँ, है ना, क्योंकि मेरा जब पुतले जलाए गए तो मैंने उसके अंदर आइडेंटिफाई कराए, तो उसके अंदर अधिकतर लोग जो हैं वो भाजपा के लोग थे। तो और ये तो बात हम अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि जो संघ है, संघ के 365 चेहरे हैं, और उन्हीं चेहरों के अंदर जो लोग हैं बेसिकली वो तो वही लोग हैं जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, जो सत्ता के साथ में जुड़े हैं, और जो इससे लाभ उठाना चाहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल। मुझको लगता है कि अगर एक लंबे आंदोलन की शुरुआत होती है, फिर से मेरा क्वेश्चन ये है कि मुसलमानों का अकेले ये आंदोलन नहीं होना चाहिए। अगर ये व्यापक आंदोलन बन सकता है, और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूँ ये रसूख भी है, मतलब तमाम सारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो दलित ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, तमाम सारे प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में वो लोग काम करते हैं। उनके साथ में वो मंच भी शेयर करते हैं, उनकी लड़ाइयों के अंदर भी वो शामिल होने का काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्ट्रेटेजी रिलीजियस लाइन के ऊपर अगर जाएगी तो उससे उनको नुकसान होने वाला है। अगर वो रिलीजियस लाइन के ऊपर नहीं रहेगी, ये एक इशू इस तरीके का है कि ये अन्याय है, और अन्याय जो है नहीं होना चाहिए। हम अन्याय के खिलाफ हैं, हम लैंड ग्रैबिंग के खिलाफ हैं। हम इस तरीके से एक कुल मिला के ये भ्रष्टाचार को भी जन्म देने वाला है बहुत बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। जिस तरीके से हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, और हम न्यायपालिका के बारे में तो कोई ऐसी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे मामले बार बार सामने आते हैं जब लगता है कि कहीं ना कहीं पर दाल में काला है। तो इससे ये भी होने वाला है कि आप जब चाहो जहां चाहो, आपको प्रॉपर्टी अगर ग्रैब करनी है, पहले आप उसे डिस्प्यूटेड बना दो, उसके बाद में एक कमेटी बन जाएगी, वो कमेटी रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद में आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा, बात समाप्त हो जाएगी। इस खतरे को सब लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक बड़े आंदोलन की ये शुरुआत हो सकती है।
मैं आपको ये भी बता दूं, दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं कि 20 अप्रैल को देश भर के किसान संगठन इकट्ठा होकर के मीटिंग कर रहे हैं। हरकिशन सिंह सुरजीत भवन के अंदर एसकेएम की मीटिंग है आगे की रणनीति बनाने के लिए। और ये भी बता दूं 20 मई को पूरे देश के अंदर जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उन लोगों ने आम हड़ताल की घोषणा की है 4 लेबर कोड को लेकर के। तो एक व्यापक एकजुटता बनने में कोई बहुत ज्यादा देर लगने वाली नहीं है, और जिसे फिर कहते हैं कि बिल्कुल। हम भारत के लोग, वो लोग फिर सामने इस लड़ाई को लेकर के आ सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, तो इस पर एक अलग तरीके से एक स्पष्ट स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। जंतर-मंतर पर जब इसको लेकर प्रोटेस्ट किया गया था, तब हमने देखा था इंडिया गठबंधन के ज़्यादातर जो नेता हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की थी। कुछ बड़े चेहरे गए थे, कुछ ने अपने जो साथी हैं, उनको वहाँ पर भेजा था, लेकिन रिप्रेज़ेंटेशन लगभग वहाँ पर तमाम इंडिया गठबंधन की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो इंडिया गठबंधन में नहीं भी हैं, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी का खिताब देती हैं और बीजेपी के साथ नहीं हैं, उनके नुमाइंदे भी वहाँ पर हमें देखने के लिए मिले थे। लेकिन सवाल ये है कि जो अभी आने वाले वक़्त में प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं, क्या उसमें दूसरे समुदाय का साथ उनको मिल पाएगा? क्या दलित ऑर्गेनाइज़ेशन, किसान ऑर्गेनाइज़ेशन, इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशंस क्या उनके साथ आएँगी? क्या इस तरह की कोई व्यापक स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? क्योंकि सवाल ये भी है अमरीश जी कि एक ऐसे वक्त में जब मुसलमानों को पॉलिटिकली इररेलेवेंट बनाया जा रहा हो, जब उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा हो, उनके तमाम अधिकारों का हनन किया जा रहा हो, उनको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी ना हो, उनको खाने की, पहनने की, इबादत गाहों की, हर चीज़ की जो उनकी आज़ादी है, वो उनसे छीनी जा रही हो, हड़पी जा रही हो। उनका वाहिद मसला ये बन जाए कि आप हमें चैन सुकून से बस ज़िंदा रहने दीजिए, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। अगर यहाँ तक बात पहुँच जाए, और ये बात मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये बिल्कुल चर्चाओं का विषय, आप अलग-अलग जगहों पर जब मिलने के लिए लोगों से जाते हैं तो उनके ज़हन में है। तो क्या ऐसे वक़्त में वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल पर आपको लगता है कि एक व्यापक तौर पर लोग समाज के साथ जुड़ेंगे और ये मुसलमानों का आंदोलन ना बन के ये एक बड़ा आंदोलन उन लोगों का बन जाएगा जो दरअसल इस सत्ता के खिलाफ हैं? देखिए ये संभव है, ये एक्चुअली अब इसमें इमीडिएटली ये अभी हो सकता है कि नहीं वो देखने वाली बात है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जो किसान आंदोलन अभी फिर से शुरू हो रहा है, मजदूर आंदोलन फिर से शुरू हो रहा है, बहुत सारे और इश्यूज पे देखिए 2025 है, अभी एक ही साल हुआ है इस नई सरकार को। 3-4 महीनों में और ज्यादा मेनी इशू, अभी बेरोजगारी पे देखिए युवाओं का बड़ा आंदोलन, उसकी उत्तर प्रदेश में प्लानिंग हो रही, बहुत बड़ा आंदोलन, मतलब जिसमें आप सोचिए कि लाखों जो युवा हैं वो जंतर मंतर पे या पार्लियामेंट के सामने भी बैठ सकते हैं, और उनकी बड़ी बड़ी डिमांड्स है। तो ये आने वाले दिनों में, अच्छा इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में हो गई है, भारत उससे अछूता नहीं है। भारत के ऊपर जो टैरिफ्स लगे हैं उससे देखिए उसको बहुत बड़ा एक नुकसान होने जा रहा है, और वो पूरा जो ट्रेड सरप्लस में इंडिया था विसावी यूएस, वो खत्म होने जा रहा है। और यूएस से खत्म होगा तो बाकी जगहों से उसकी क्या अच्छा, ग्लोबल सिचुएशन इतनी अनसर्टेन है, इंडिया किस कैंप में है यही क्लियर नहीं है। यूएस इजराइल कैंप में है, लेकिन तो फिर उसको चाइना और रशिया और ब्रिक्स की भी जरूरत है, तो वहां उसमें क्या होगा। तो मूवमेंट्स बहुत सारे जो आने वाले 2-3 साल है, ये मूवमेंट्स के ईयर, और इसमें मुस्लिम कम्युनिटी अगर कोऑर्डिनेट करे तो आराम से ये जो वक्फ बिल पे जो एक जो कानून आया है ये वापस लिया जा सकता है। लेकिन उसमें एक राइडर है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट राइडर ये है कि अभी जो तुरंत जो कार्रवाई ये लोग शुरू कर देते हैं, जो बीजेपी और गवर्नमेंट्स का जो नेचर है, कि अब स्पेशली उत्तर प्रदेश में कि 8 लाख एकड़ जमीन उन्होंने एक तरफा अनाउंस कर दी है कि हम वक्फ की उसको हम जब्त कर लेंगे, जो डिस्प्यूटेड है वो उन्होंने कहा नहीं है जब्त कर लेंगे, उसका प्रचार हो रहा है, लेकिन इंटेंशन भी उनका यही है कि ऐसे ही प्रचार हो कि 8 लाख अपने जब्त कर लेंगे, 12 लाख जब्त कर लेंगे, ये कर देंगे। तो योगी आदित्यनाथ उसी लाइन पे चल रहे हैं, वो अपनी उनको उस तरह की चीज बनानी है। मैंने पिछले बार कहा था कि मोदी ये जो वक्फ बिल आया है और जिस तरीके से जिस माहौल में आया है उसमें मोदी की भी एक बड़ी एक उनका पॉलिटिकल कैलकुलेशन था कि योगी के पैरेलल वो कुछ ऐसी चीज लाएं जो हिंदुओं को अच्छी लगे, अपीस करे। बट ये हिंदुओं को देखिए उस तरीके से उनको इफेक्ट नहीं कर रही, और उनके किसी भी तरीके से उनके जो
डेली लाइफ है उसको ये इफेक्ट ही नहीं करती है। एनआरसी में भी देखिए ये हुआ था, हिंदुओं में अफवाह ये उड़ गई थी, अफवाह क्या मतलब जेन्युइन बात की थी कि अभी होगा फिर हमसे भी पूछा जाएगा और हम सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे। बहुत सारे रेफ्यूजीज जो 47 में आए थे, जो बीजेपी के कोर सपोर्टर्स हैं दिल्ली में, उन्होंने एनआरसी का गुपचुप समर्थन किया था मुस्लिम्स का। मुझे पता है वो शाहीन बाग का उन्होंने किया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमारी सिटीजनशिप वो भी खतरे में तो नहीं आ जाएगी। ऐसा है, देखिए ये जो हिंदुस्तान है जिस तरह का बना हुआ है, जो दो कम्युनिटीज का ताना बाना है, वो एक अजीब सा है। उसमें किसी पर भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वो दूसरे को इफेक्ट करता है, और फिर अगर कोई एक तबका सड़क पे आता है तो फिर दूसरे की उसको सिंपैथी मिल जाती है। अब दंगे उंगे हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ये जो नॉर्मल जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, शाहीन बाग सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उसमें देखिए सारी चीजें हुई, उसको उसको कितना क्या क्या नहीं कहा गया, और उसके बाद दिल्ली का चुनाव बीजेपी हार गई। तो इसलिए ये देखिए मुझे लग रहा है कि मुस्लिम्स का जो कंसर्न है, एक तो वो जेन्युइन है। दूसरी बात, लेकिन बिल्कुल। सवाल ये है कि जो लार्जर प्रोसेसेस हैं, अगर उनसे उनकी तरफ देखा जाए तो मुझे नहीं लग जी रहा है कि वक्त पे कोई बीजेपी बड़ा लाभ ले पाएगी। जी जी, बिल्कुल। वक़्त पे कोई बीजेपी बड़ा लाभ ले पाएगी, उसका सबसे बड़ी प्रयोगशाला जो है वो बिहार होगी। बिहार में देखना होगा कि क्योंकि लग रहा है कि आने वाला चुनाव जो है बिहार का वो अब तक का सबसे कम्युनल चुनाव हो सकता है, ऐसे बहुत सारे विश्लेषकों का कहना है और उसके सेंटर में वक्फ अमेंडमेंट बिल होगा जिससे वो बहुसंख्यक वर्ग जो है, जो बीजेपी को लगता है कि वो ऐसे तमाम फैसलों से खुश हो सकते हैं, वो उनको वोट करेंगे। बहुत क्विकली 30 सेकंड में डॉक्टर सिंगलम जी, जी। बस जी, मैं केवल इतना जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार के छात्र आंदोलन की बात करनी पड़ेगी। बिहार के अंदर जब छात्र आंदोलन 74 के अंदर हुआ, वो गुजरात से पहुंचा था, मोरबी कॉलेज से, और वो मसला केवल महंगाई और भ्रष्टाचार का मसला था। लेकिन जब जेपी ने उसका नेतृत्व उसको जो है संभाल लिया, मतलब छात्र नेताओं ने कहा कि आप इसको हमारा नेतृत्व करिए, वो व्यवस्था परिवर्तन का बन गया। और उससे आपको मालूम है गुजरात की सरकार भी चली गई, बिहार की सरकार भी चली गई, और बाद में दिल्ली की सरकार भी कांग्रेस की चली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, ये वाली बात आपने अन्न आंदोलन की भी देखी है ना। उसके अंदर कहां से शुरू हुआ था, जन लोकपाल बिल से शुरू हुआ था, और खत्म कहां पर हुआ, सरकार जो है वो उखड़ गई, ये यहाँ पर जाके खत्म हुआ। तो एक बार जब आंदोलन शुरू होता है तो उसकी व्यापकता जो है उस मुद्दे की गंभीरता से होती है, और ये सब बातों का असेसमेंट सरकारें अच्छे तरीके से करती हैं। और इसलिए अगर तगड़े तरीके से शुरुआती दौर के अंदर ही अगर अपनी ताकत दिखाने का काम कर दिया गया, तो मुझे लगता है कि सरकार पीछे हट जाएगी, और बिहार चुनाव के अंदर भी ये मुद्दा ना बन पाए, ये सुनिश्चित करने का काम जो है खुद यही मोदी सरकार करेगी। तो ये है कि जो लोग प्लान कर रहे हैं वो किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को व्यापक मुद्दा बनाते हैं, केवल रिलीजियस मुद्दा ना रह करके वो पूरे समाज का मुद्दा बनाते हैं, उसी से इसका नतीजा तय होने वाला है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है और ये स्ट्रैटेजी बनाना बेहद ज़रूरी है। हम ये भी देख रहे हैं कि जब राहुल गांधी जाते हैं, पलायन रोको और नौकरी दो, और कन्हैया की जो पूरी यात्रा थी, कांग्रेस की जो पूरी यात्रा थी और फिर राहुल गांधी वहाँ पहुँचे, उसमें कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं, लेकिन पी के रैली करते हैं, तो पूरी तमाम कुर्सियाँ जो है, लाखों का इंतज़ाम था और तमाम कुर्सियाँ जो है वहाँ पर खाली नज़र आती हैं। तो साफ तौर पर दिख रहा है कि लोग असल मुद्दों के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और कोई भी जहां भी लग जाए कि बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम कर रहा है, उसको किसी भी तरीके से एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, अमरीश जी आपका, सुनीलम जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।